Today we are to resume our class from the previous debate. We are going to carry on with the next interdisciplinary fields of political science के political science का बाकी disciplines के साथ क्या relation है, वो किस तरह से political science में जो है वो help करते हैं। तो आज हम उसी को आगे further carry करेंगे। No doubt psychology also plays an important role in political science as well. जिस तरह से साइकोलॉजी का ताल्लुक ह्यूमन माइंड के साथ है, इसी तर्ज के साथ पॉलिटिकल साइंस मोर और लेस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये काफी हद तक हमें क्लियर हो जाता है कि साइकोलॉजी एंड पोल साइंस both deal with political science, both deal with political behavior. Both deal with behavior, मानना चाहता हूं, not political. Political science सिर्फ political behavior को डील करती है, लेकिन स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी में भी मौजूद है और पॉलिटिकल साइंस में भी मौजूद है। हम ये इनकार नहीं कर सकते कि एक में स्टडी ऑफ बिहेवियर है, दूसरे में नेचुरली कि जो वोट का प्रोसेस है, वोट कास्ट करना, दिस इज अ टिपिकल डोमेन ऑफ पोल साइंस। लेकिन वोट जो है वो एक ह्यूमन साइकी को भी तो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मसलन आज के अगर हालात में एक बंदा PMLN को वोट कास्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो नेचुरली इस बात की तरफ होगा कि वो आर्मी के खिलाफ, मतलब आर्मी की इंटरवेंशन के खिलाफ जो है वो वोट कास्ट कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकली उसने अपने माइंड में ये पहले से डिटरमाइन किया होगा कि होम ही और शी इज गोइंग टू कास्ट द वोट। और इसी तर्ज के साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बीजेपी को वोट कास्ट करता है तो ये एक मतलब क्लियर बात होगी कि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू माइंडसेट को जो है वो वोट कास्ट करने जा रहा है, कि जो एक टिपिकल हिंदू माइंडसेट है वो उसको जो है वो वोट कास्ट करेगा। सो हमें इन चीजों को मतलब थोड़ा सा क्लियरली देखने की जरूरत है कि किस तरह से साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस बोथ डिस्कस द ह्यूमन बिहेवियर, कि ये किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं और सोसाइटी के अंदर जो एक इंसान का रवैया है वो मोर और लेस वो साइकोलॉजी की डोमेन में आता है। इंसान की जितनी डिजायर्स हैं, उसके जितने मोटिव्स हैं, जो नीड्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, ये असल में इंसान की तमाम ख्वाहिशात, उसके रवैये वो असल में वजह बनते हैं कि इंसान किस तरफ जो है वो अपने आप को इंगेज कर रहा है।
इंसान की एक्चुअल जो ख्वाहिश है वो क्या है। तो ये बात हमें भी इसको समझना होगा कि एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डिजायर्स की, ह्यूमन मोटिव्स की, ह्यूमन नीड्स की, तो उनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगी। नेचुरली लोग आज भी, अगर जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल के खिलाफ है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू पॉलिटिक्स के हामी हैं। जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो लिबरल पॉलिटिक्स के हामी हैं, वो सेक्युलर पॉलिटिक्स के हामी हैं। तो हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरह से ह्यूमन साइकी जो है वो इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो अपना असर रखती है। जैसे हम लोगों को ये पता है कि जो है वो पॉलिटिक्स से मुराद इट्स एन आर्ट ऑफ परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है कि इट इज एन आर्ट परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। इसी वजह से हमने कहा था ना कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली द अदर नेम ऑफ पावर। ये ताकत को, और ताकत कौन सी, थ्रू you can say aggressive sources, yes, दोनों aggressive as well as peaceful, कि जब आप दूसरों के इस बात पे कन्विंस कर जाएं कि वो आपकी बात मान लें, दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिक्स। और क्यों किया जाता है, ताकि इलेक्ट हुआ जाए, पावर और अथॉरिटी जो है वो माशरे के अंदर हासिल की जाए। दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर लें, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्पस होगा, और वो पर्पस क्या है कि उसने इक्तदार में आकर इक्तदार को एंजॉय करना है। असल ये पर्पस है दुनिया की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, वो जनरल एक्शंस और एटीट्यूड जो है वो गवर्नमेंट के, वो किस तरह से इन डीलिंग विद द पीपल, के लोगों के साथ आपका सलूक क्या होगा। और पॉलिटिकल एक्शंस रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स एवेल्युएशन, ये लोगों की एवेल्युएशंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉलिटिकल सर्वे, परफॉर्मेंस, पॉलिटिशियंस, डिमॉन्स्ट्रेशंस और अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस एंड मैकेनिज्म। अब अगर हम लोग इसको फर्दर देखते हैं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्वे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू पॉलिटिकली एनालाइज द बिहेवियरल पैटर्न्स, कि असल में जब साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंटरवीन करेगी या ओवरलैप करती है, तो उसका सबसे बड़ा क्या फायदा होगा कि जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, वो पॉलिटिकल सर्वे और पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटर का बिहेवियर क्या है। हम कहते हैं ना कि इस साल या अभी इलेक्शन का साल है, तो वोटर का बिहेवियर क्या होगा। और अभी अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी अगर इलेक्शंस करवा लिए जाएं, तो शायद पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई है, वो शायद उस तरह से मतलब हुकूमत में ना आ सके या उतनी सीटें ना हासिल कर सके, क्योंकि लोगों का वोटिंग बिहेवियर चेंज हुआ। और वजह क्या रही कि लोगों ने ये परसीव किया कि किस तरह से उनको मतलब जो है वो उनके जो जिन वादों के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, क्या उन वादों के ऊपर वो परफॉर्म कर पा रही है या नहीं। तो जिसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकलेगा कि लोग जो हैं वो जो है वो कभी भी जो है वो इस बात के ऊपर एग्री नहीं होंगे कि वो इस तरह की मतलब जो है वो पॉलिसीज के अंदर मौजूदा पीटीआई हुकूमत को दोबारा से वोट दें। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये किसी भी मतलब जो है वो वोटर का पॉलिटिकल बिहेवियर हो सकता है। किसी भी वोटर की जो है वो जो हो सकता है कि उसकी परसेप्शन क्या है। और ये एक बात क्लियर है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि ये सर्वे आ रहे हैं, इतने परसेंट लोगों ने मतलब मौजूदा हुकूमत का साथ दिया,
उससे क्या मुराद होती है कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली हुकूमत से मुतमिन है और इतने परसेंट साइकोलॉजिकली हुकूमत से मुतमिन नहीं आ रहे। तो हम जो क्वालिटेटिव सर्वेज हैं और जो मॉक इलेक्शंस होते हैं, मॉक इलेक्शंस क्या होते हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन करवाए जाते हैं खास रीजन के अंदर ताकि लोगों की रवैये को जाना जाए। या बाई इलेक्शंस, मॉक इलेक्शंस को हम, मॉक इलेक्शंस वो होता है कि मतलब क्लासरूम के अंदर हम लोग जो है वो बच्चों को कहेंगे जी एक पर्ची के ऊपर आप हमें जो है वो वोट कास्ट कर दें। फिर कलेक्टिव बिहेवियर एनालिसिस, कलेक्टिव बिहेवियर एनालिसिस जो है वो क्या है कि हम कंप्लीट क्यूमुलेटिव बिहेवियर को हम लोग जो है वो देखते हैं कि किसी भी मुआशरे का जो क्यूमुलेटिव बिहेवियर है वो कैसा मुआशरा, मतलब सपोज पाकिस्तान के अंदर ये बात हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुआशरा है जिसमें दिन ब दिन जो है वो इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। और इनटॉलरेंस बढ़ने की जो असल वजह है वो यहां पर कि आज आप पाकिस्तान के अगर सोसाइटी को क्यूमुलेटिव बिहेवियर की बात करें तो आज आपको रोड के अंदर आप माइनर सा जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी बंदे से तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्या हो जाएगा, आपको जो है वो इनटॉलरेंस का सामना करना पड़ेगा और इनटॉलरेंस बढ़ेगी। ये बात बड़ी वाजिया है और बहुत क्लियर है। अब बर्दाश्त का जज्बा नहीं है, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रहा बल्कि आपको पाकिस्तान के अक्सरियती इलाकों में नजर आएगा। तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारे मतलब एक्यूमुलेटिव बिहेवियर की जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। हमारे यहाँ आज भी ये बात बड़ी वाजिया है कि आज भी आप देखते हो कि आपको मतलब जो ग्लास है वो वाटर कूलर के साथ बांध के रखना पड़ता है क्योंकि आप समझते हो कि आपकी कौम इतनी मच्योर नहीं हुई कि वो पानी पीने के बाद गिलास उधर ही छोड़ दे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, द रिफ्लेक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव बिहेवियर, ये भी बड़ी अहम है। और collective behavior analysis has to respond in the social evaluation of services provided by the government and stakeholders, वोटर्स का पॉलिटिकल बिहेवियर, कंज्यूमर्स का, प्रोफेशनल्स का और बाकी सॉवरेन सिटीजन जो हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से, करप्शन के हवाले से, पब्लिक सर्विस के हवाले से, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज के हवाले से, फिजिकल मैनेजमेंट के हवाले से, यहां से भी हम लोग जो कलेक्टिव रवैया लेते हैं उससे भी हमें हुकूमती परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है वो इस इंटरकनेक्शन को जो है वो देख पाते हैं। फर्दर हम लोग आगे अगर देखते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स नजर आती है। अब ये पॉलिटिकल साइंस पास्ट में it was used to be called political economy, as I told you people कि ये एक ही सब्जेक्ट हुआ करता। At the later stage it was divided into two different disciplines, political science and economics। इकोनॉमिक्स का जो असल पर्पस है वो मैनेजमेंट ऑफ scarce sources for the utilization of human needs and wants, कि वो जो जराए जो इस वक्त खत्म हो रहे हैं, जो नायाब हैं, जो मुश्किल से मिलते हैं, इकोनॉमिक्स उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट की बात करती है। कंपैरेटिवली पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से बड़ा सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस रियासत और हुकूमत के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, जबकि इकोनॉमिक्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमोडिटीज के साथ, वेज एंड मीन्स के साथ है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एक मुल्क के अंदर आज कितनी जॉब नीड्स हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है,
मुल्क का बजट कितना है, अखराजात क्या हैं, और जो इस वक्त जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, वो किस तरह से। हमें जब भी इसको मतलब जो है वो देखना पड़ता है कि किस तरह से मोर और लेस जो इकोनॉमिक गुड्स हैं वो कैसे लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रही है। पॉलिटिकल जो मोबिलिटी है वो मोर और लेस, सॉरी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमें मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्कैर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के जरिए आ सकती है। और स्कैस रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं जो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल इनकम, जीएनपी एंड जीडीपी, मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसीज, बाकी इकोनॉमिक टूल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के, वो इनके ऊपर मतलब जो है वो बात करते हैं। तो हमें हम जब भी इन इन एंगल्स के ऊपर देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है कि जी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। फिर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहां पे कितना है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड लोग हैं। फिर नेशनल इनकम, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मतलब इनका लेवल क्या है इस वक्त। मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसीज क्या मुल्क की ठीक चल रही हैं, क्या मुल्क की इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं वो पॉलिटिकली बड़ा स्टेबल मुल्क होता है, और जिस मुल्क की इंपोर्ट ज्यादा होती हैं उसको वो पॉलिटिकली भी इनस्टेबल है, क्योंकि उसको अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक से कर्जा लेना पड़ता है। फिर इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है नेशनल रिसोर्सेज की, मतलब आपकी जो यूथ है, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स एज वेल। और आप अगर इसको स्किल्ड मतलब जो है वो यूथ के तौर पर देखते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा मुल्क को होगा, मुल्क इससे बेहतर पोजीशन की तरफ जाएगा। फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट रोड्स कैसी हैं, नेशनल रोड, ब्रिजेस और पब्लिक बिल्डिंग जो है इनकी सूरत हाल कैसी है। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के, वो न सिर्फ आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको भी बढ़ाने की में जो है वो अहम तीन मददगार साबित होते हैं। तो कौन सी ऐसी रियासत है जिसको इकोनॉमिक्स की जरूरत ना हो, जिसकी नीड्स में इकोनॉमिक्स शामिल नहीं है। फिर इकोनॉमिक प्रोविजन एंड मैनेजमेंट जो है वो स्कैर्स रिसोर्सेज की, जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट जो है ये के इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें फ्री ट्रेड एरिया क्या है कि जिसमें मिनिमम टैक्सेस जो है वो लगाए जाएं, और ये फैसला हमेशा हुकूमतें करती हैं कि जनाब हम आपके ऊपर टैक्स, हमारी प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में सेल करें, बदले में हम आपकी प्रोडक्ट्स इधर आने देंगे, और हम इसको फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं जैसे यूरोपीय यूनियन है, या जिस तरह से नेफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। फिर ऐसी ही एक तजवीज सेफ्टा थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, के साउथ एशियन के जो सार्क ममालिक है उनके मुल्कों के अंदर भी जो कस्टम्स है, जो ड्यूटीज है, उनको कम से कम होना चाहिए। तो ये एक बात हमें जो है वो जो है वो मद्देनजर रखनी होगी कि किसी भी मुल्क की ये सबसे बड़ी डिजायर होती है कि वो अपनी इंपोर्ट्स को कम करे, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ाए, और जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ मोर और लेस वही होता है ना जो आपका इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, तो उसको
किस तरह से मैनेज करना है ताकि दीगर ममालिक के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो सके। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स, इन दोनों का भी गहरा संबंध है। You can say highly strong relation between the two subjects. एथिक्स जो है वो मोरालिटी के साथ बात करती है, फॉर्मुलेट्स रूल्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी के अंदर, और जो पॉलिटिकल साइंस का काम है वो भी ह्यूमन एथिक्स को बेहतर करना है। ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये डिमार्केट करती है, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स जो है वो क्वाइट डिस्टिंक्टिव है। लाइन ऑफ डिमार्केशन इन दोनों के दरमियान इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव। पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स दोनों का पर्पस लोगों को नोबल और राइटियस बनाना, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस के हवाले से लोगों को एथिकल बनाना चाहती है, जबकि दूसरी का ताल्लुक ओवरऑल मैन के कंडक्ट और मोरालिटी के साथ है। पॉलिटिकल साइंस चाहती है कि पॉलिटिकल ऑर्डर हो, एथिक्स डील करती है मॉरल ऑर्डर के साथ। एथिक्स जज करती है जो मैन्स कंडक्ट है इन द लास्ट रिजॉर्ट टचेस। पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग टू डू विद इट। जो रियासत के कवानीन हैं वो मोर और लेस आपके एक्सटर्नल एक्शंस के साथ रिलेटेड है, जबकि मॉरल लॉस का ताल्लुक जो है राइट रॉन्ग जस्टिस और इनजस्टिस आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ भी रिलेटेड है। जो रियासत के कवानीन हैं वो टिपिकली फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपीडियंसी, मतलब ये हो सकता है कि जो व्हाट अ लॉ प्रोहिबिट्स मे नॉट बी एन इमोरल एक्ट, कि जो कानून मतलब जो है सपोज शराब नोशी जो है पाकिस्तान के अंदर वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर वो इमोरल एक्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक इस चीज के साथ है कि ये मैन एज अ सिटीजन के साथ कंसर्न्ड है। एथिक्स का ताल्लुक जो है वो, ये बात याद रखिएगा कि एथिक्स का जो सब्जेक्ट है इट्स मोर प्रिमिटिव देन पॉलिटिकल साइंस। और ये बात क्लियर होगी कि अगर ग्रीक सोसाइटी के अंदर कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो वो एथिक्स से पहले था, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बाद में आए। तो मोर और लेस दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल आइडिया जो है वो एथिकल आइडिया से नहीं निकाला जा सकता, यानी कि उसमें से आप एथिक्स को रिमूव नहीं कर सकते। और इंसान की जिंदगी का असल पर्पस जो है वो अपने मॉरल एंड्स को परस्यू करना है। अरिस्टोटल ने इस बात को कहा था कि जो एक अच्छा शहरी है इज पॉसिबल इन अ गुड स्टेट, और बैड स्टेट जो है वो बुरे शहरी बनाती है। कि अच्छा शहरी जो है, अच्छी रियासत अच्छे शहरी और बुरी रियासत बुरे शहरी बनाती है। और जब भी रियासत सामने आती है फॉर द सेक ऑफ लाइफ है,